Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is Industrial Revolution. Okay, औद्योगिक क्रांति। 19वीं सेंचुरी के सामाजिक चिंतन को प्रभावित करने में यूरोप की औद्योगिक क्रांति का एक बड़ा योगदान है। औद्योगिक क्रांति को मुख्य रूप से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उद्योगों की संरचना के उस नए संयोजन से है जिसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। औद्योगिक क्रांति को समझने के लिए औद्योगिकरण, औद्योगिक विकास, उद्योगवाद तथा औद्योगिक क्रांति जैसे शब्दों के अर्थ को समझना आवश्यक है। औद्योगिकरण एक ऐसी दशा है जिसमें कृषि उत्पादन और छोटी मात्रा के उत्पादन की तुलना में औद्योगिक उत्पादन भारी मशीनों द्वारा बड़ी मात्राओं में किया जाने लगता है। जब विभिन्न उद्योगों की संरचना में इस तरह परिवर्तन होने लगता है कि परंपरागत उत्पादन के स्थान पर उत्पादन का काम आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाने लगता है, तब हम इसे औद्योगिक विकास कहते हैं। ओके, क्या होता है औद्योगिक विकास? औद्योगिकरण एक ऐसी दशा है जिसमें कृषि उत्पादन और छोटी मात्रा के उत्पादन की तुलना में औद्योगिक उत्पादन किन से किया जाता है? बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाता है। जो कार्य होता है वो बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाता है और बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। जब विभिन्न उद्योगों की संरचना में इस तरह का परिवर्तन होता है कि परंपरागत उत्पादन के स्थान पर उत्पादन का जो काम होता है वो आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाने लगता है, तब हम इसे औद्योगिक विकास कहते हैं। उद्योगवाद भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें औद्योगिक तथा आर्थिक संबंधों के आधार पर सामाजिक संरचना तथा संपूर्ण चिंतन प्रभावित होने लगता है। जब मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में किए जाने वाले उत्पादन के फलस्वरूप संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था में एक उथल पुथल होने लगती है, तब इसी दशा को हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ओके, अर्नोल्ड रॉल्वी ने अपनी बुक 18वीं सेंचुरी की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के विभिन्न पक्ष अर्नोल्ड रॉल्वी ने अपनी पुस्तक 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक क्रांति के विभिन्न पक्षों तथा विश्व पर इसके व्यापक प्रभाव को स्पष्ट भी किया है। यह सच है कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ 18वीं शताब्दी में फ्रांस से हुआ, लेकिन फ्रांस में यह क्रांति केवल सैद्धांतिक धरातल तक ही सीमित रही, जबकि इंग्लैंड में नई नई मशीनों के आविष्कार द्वारा उत्पादन में जिस तेजी से वृद्धि हुई है उस कारण इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति का वास्तविक केंद्र माना जाता है। कुछ लोग तो इंग्लैंड में सन 1770 से लेकर 1830 के बीच जो औद्योगिक उत्पादन होता है, आवागमन के साधन होते हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले विकास को केवल औद्योगिक विकास के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि इस दशा के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द अधिक उपयुक्त है, क्योंकि 50-60 वर्षों में इंग्लैंड की संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना 50-60 वर्षों में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर
इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इन सब में इतने ज़्यादा व्यापक परिवर्तन हो गए हैं कि परिवर्तनों को केवल विकास शब्द के द्वारा ही नहीं समझ सकते हैं। इस दशा में ये जरूरी है कि इंग्लैंड तथा यूरोप के कुछ अन्य देशों में किन दशाओं ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया एवं औद्योगिक क्रांति ने यूरोप तथा संसार के अनेक दूसरे देशों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया। ओके। अनेक विद्वानों ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्ययन करके इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति के कारणों की भी विवेचना की है। इन सभी कारणों को हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक जैसे 4 प्रमुख भागों में विभाजित करके समझेंगे। ओके। नंबर 1 पॉइंट है आपका सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर्स। ओके। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी में ही हो चुका था। अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के फलस्वरूप यहाँ 17वीं शताब्दी में जब रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई तब इंग्लैंड में वैज्ञानिक चिंतन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई और 17वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड के सम्राट द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना भी की गई, जिससे वहाँ की व्यापारिक संरचना में परिवर्तन होना शुरू हो गया और इन दोनों दशाओं के संयुक्त प्रभाव से इंग्लैंड के लोगों को जो भी आवश्यकताएं थी उनकी इंग्लैंड के लोगों की, वो सब धीरे धीरे बढ़ने लगी। इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे जैसे बड़ी मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहन मिला वैसे वैसे समाज में विभाजन की प्रक्रिया भी बढ़ने लगी और किसी भी देश में श्रम विभाजन की प्रकृति में होने वाला जो भी परिवर्तन होता है अंततः उत्पादन की प्रकृति को प्रभावित करने लगता है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में एक अन्य सामाजिक विशेषता भी सहायक सिद्ध हुई। इंग्लैंड की सामाजिक संरचना में अधिक विभेदीकरण नहीं था और लोगों की संस्कृति और भाषा और सामाजिक विशेषताओं में काफ़ी समानता थी। इन विशेषताओं के अतिरिक्त इंग्लैंड का समाज धार्मिक रूढ़ियों तथा धार्मिक परंपराओं को अनावश्यक महत्व नहीं देता था। जिस समय संसार के अधिकांश मानव समाज धार्मिक संकीर्णताओं से बंधे हुए थे, उस समय पुनर्जागरण के फलस्वरूप इंग्लैंड के बुद्धिजीवियों ने धार्मिक रूढ़ियों के प्रभाव को बहुत कम कर दिया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके। परंपरागत रूप से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही थी, लेकिन 17वीं शताब्दी में वहाँ जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई तो इसके द्वारा उद्योगों एवं वैज्ञानिक खोजों के लिए व्यापक आर्थिक सहायता दी जाने लगी। धीरे धीरे इंग्लैंड ने खनिजों, जल तथा ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजने में सफलता प्राप्त करी और इंग्लैंड में जैसे जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ती गई, वहाँ उद्योगों का विकास भी संभव हो गया। इंग्लैंड के बारे में ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे नाविक और व्यापारी भी रहे हैं और इन्होंने अनेक विदेशी बाजारों से अपना संपर्क स्थापित करके इंग्लैंड की पूंजी को बढ़ाने में भी योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारण। अन्य देशों की तुलना में इंग्लैंड में सदैव ही राजनीतिक स्थायित्व अधिक रहा है और यही राजनीतिक स्थायित्व इंग्लैंड के औद्योगिक विकास का एक प्रमुख कारण भी सिद्ध हुआ है। और इस संबंध में बॉर्नेट राइट हियर अबाउट द पॉलिटिकल फैक्टर्स कि किसी भी नवाचार के लिए सत्ता का सहयोग सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। जहाँ तक इंग्लैंड का प्रश्न है, वहाँ सरकार के द्वारा औद्योगिक आविष्कारों तथा व्यापारिक क्रियाओं के लिए अधिक से अधिक सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक फैक्टर्स। औद्योगिक विकास का वैज्ञानिक खोजों से एक प्रत्यक्ष संबंध है।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट साइंस डेवलपमेंट, ये जो हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसके बिना किसी भी समाज में औद्योगिक विकास संभव नहीं हो सकता है। ओके, इंग्लैंड में नई तकनीकों तथा आविष्कारों में उन लोगों का योगदान अधिक था जिन्होंने साइंटिफिक फैक्टर्स का भी प्रयोग किया। ओके, अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 2 स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के 2 स्तर। देयर आर 2 stages of industrial revolution in England. There are 2 types of stages. Okay, number 1, औद्योगिक क्रांति का आरंभिक स्तर, इंटेल स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति से पहले एक वैचारिक और राजनीतिक क्रांति शुरू हुई थी जिसका इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा स्वागत भी हुआ। इसके बाद धीरे धीरे फ्रांस में इंग्लैंड की बनी वस्तुओं की मांग बढ़ गई और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक आर्थिक दरार बढ़ गई। फलस्वरूप फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ जिसे इतिहास में वाटरलू की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति के कारण सन 1815 में इंग्लैंड ने वाटरलू की लड़ाई को जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के विकास का स्तर, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके, अनेक प्रारंभिक संकटों के बाद 1820 में जब जॉर्ज तृतीय की मृत्यु हुई तो उसके पुत्र जॉर्ज चतुर्थ को सत्ता मिली और तब से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का पुनः विकास शुरू हो गया। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Thank you.